रजिस्ट्रेशन में आप अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे और कैप्चा लिखेंगे और उसके बाद वो ओटीपी पूछेगा। ओटीपी भी आप जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपके जीएसटी नंबर के अंदर था। ठीक है, तो वो ओटीपी आने के बाद वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो आप यूजर नेम और पासवर्ड सेम भी बना सकते हैं या अलग भी बना सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड बनाने के बाद फिर आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए आपको फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये लॉगिन वाली स्क्रीन है। ये लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने यूजर नेम रखा है आप उस पर क्लिक कर देंगे, पासवर्ड उसका डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं एक बारी। तो ये बोलेगा कि आपके पास, ओके, ये कैप्चा गलत हो गया। यहाँ पे कुछ वैसे करता है, पासवर्ड इशू आ रहा है। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो ये ओटीपी भेजेगा एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। तो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, अभी ओटीपी नहीं आया है तो मैं उसको रीसेंड करता हूँ। ओके, अभी ओटीपी आ गया है। ये ओटीपी डाल के मैं सबमिट करूंगा तो ये हमारे जो है ईवे बिल पोर्टल के ऊपर हमारा लॉगिन हो जाएगा। ईवे बिल पोर्टल लॉगिन जो होता है उसके अंदर देखिए ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। डैशबोर्ड में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये चीजों का बेसिकली क्या स्टेटस है या क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले ईवे बिल जनरेटेड बाय मी, यानी कि जो भी ईवे बिल आपने जनरेट करे हैं तो वो वाली जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। फिर ईवे बिल कैंसल्ड बाय मी, अगर आपने कोई ईवे बिल बना दिया और उसको कैंसिल किया है तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ईवे बिल रिजेक्टेड बाय मी, अगर कोई ईवे बिल आपके अगेंस्ट बनाया गया है और आपने उसको रिजेक्ट करा है, ठीक है, तो वो वाला स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ईवे बिल जनरेट बाय अदर पार्टी ऑन माय जीएसटी नंबर, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट ईवे बिल बनाया है, ठीक है, और वो आपको लगता है कि सही है, तो वो वाली डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। फिर ईवे बिल रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, अगर आपने कोई ईवे बिल बनाया और अदर पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ दिखाई देगी आपको। और फिर ईवे बिल पेंडिंग फॉर पार्ट बी अपडेशन। ठीक है, ईवे बिल के लिए मैं पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे सपोज आपने 1 सितंबर को या 1 अक्टूबर को एक बिल बनाया 50,000 रुपए का। ठीक है, तो 50,000 रुपए का जब आपने वो बिल बनाया तो इसके अगेंस्ट 18% के हिसाब से हम ले लेते हैं। अगर 18% इसका हो जाएगा 9,000 रुपए, टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 59,000। तो 50,000 का जो बिल आपने बनाया है 1 अक्टूबर को, तो इसके अगेंस्ट आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि जो डिस्टेंस है इसका वो 50 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं है। अगर 50 किलोमीटर से ऊपर है तब आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 50 किलोमीटर से कम है तब आपने उस केस में सेकंड कंडीशन जो चेक करनी है वो चेक करनी है कि कहीं ये 50,000 से ऊपर का तो नहीं है बिल। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 50,000 का बिल है लेकिन उसमें जो डिस्टेंस है, जो उसके डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 50 किलोमीटर से कम है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आप ईवे बिल नहीं बनाएंगे, उस केस में भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन आपको इसके अंदर मैच करनी है। फर्स्ट है कि 50 किलोमीटर से अगर ज्यादा है तो उसके अगेंस्ट ईवे बिल बनेगा ही बनेगा, और सेकंड है कि अगर 50,000 से ऊपर की अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट आपका ईवे बिल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में हमने 50,000 के 3 बिल बना दिए। ठीक है, सपोज हमने एक बिल और बना दिया है यहाँ पे, सपोज ये मैं ये बता लेता हूँ 40,000, कंफ्यूजन हटाने के लिए।
और थर्ड बिल जो है वो है 30,000। ठीक है, अगर आपने एक ही तारीख में आपने तीन बिल बना दिए हैं अगर, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट बिल तो एलिजिबल है 50 किलोमीटर के अगेंस्ट और 50,000 वाली लिमिट के, तो ईवे बिल तो बनेगा ही बनेगा। सेकंड बिल अगर आप चेक करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, और थर्ड बिल जो है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक ही पार्टी के अगेंस्ट ये बिल बना रहे हैं तब आपको प्लस करके आपको वो ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा। अगर ये पार्टी सपोज कोई भी है, राम करके अगर ये पार्टी है, तो राम के अगेंस्ट अगर आपने 3 बिल बनाए हैं सेम डेट में, तब आपको तीनों बिलों का टोटल करके आपको ईवे बिल बनाना है। आप चाहे तो अलग अलग ईवे बिल भी बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर आप टोटल करके बनाना चाहते हैं तो टोटल भी बना सकते हैं। इसमें आपके इनवॉइस नंबर जो है वो अलग होंगे। आपका यहाँ पे सपोज यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मे बी उसमें इनवॉइस नंबर आपके अलग अलग हो, लेकिन आपको इन तीनों का टोटल करके आपको ईवे बिल एक बनाना है उसके अंदर। ठीक है, आप चाहे अलग अलग ईवे बिल भी बना सकते हैं तीनों के अगेंस्ट, लेकिन आप बेटर ये है कि अगर आप इन तीनों को प्लस करके बनाएंगे तो उसमें भी एक ईवे बिल बन जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर बिल जो है वो 50,000 से कम का होगा। सपोज ये हो गया 25,000 का, ठीक है, ये हो गया 20,000 का, ठीक है, और ये हो गया 6,000 का। ठीक है, तो इस केस में अगर आप चेक करें तो इस केस में तो ईवे बिल बनने की कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, 50,000 से ऊपर के तो आ ही नहीं रहे बिल। ठीक है ना, तो इस केस में भी मगर जब आप टोटल करेंगे इसका, तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट हो जाती है 51,000। 51,000 अगर ये अमाउंट हो रही है सेम पार्टी की एक ही दिन के अंदर, तो उस कंडीशन में भी आपका ईवे बिल बनेगा, ईवे बिल आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक ही दिन में अगर 50,000 से ऊपर किसी एक पार्टी के अगेंस्ट आपने बिल बना दिया है, तब आपको ईवे बिल बनाना ही बनाना है, चाहे वो बिल स्मॉल छोटे छोटे करके हैं, चाहे वो एक ही बिल है। ठीक है ना, तो और उसमें ये जरूर चेक कर लेना कि वो रजिस्टर्ड पार्टी हो। अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो उसके अंदर कंडीशंस कुछ और हो जाती हैं। अब ईवे बिल बनाते कैसे हैं, मैं उस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था जी, जैसे ईवे बिल तो मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए बनेगा ना? नहीं, लोकल के लिए भी बनेगा। लोकल के लिए भी बनेगा? हाँ, लोकल के लिए भी बनेगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका ये IGST होना चाहिए। ठीक है, अगर CGST और HGST है तो उसमें भी बनेगा। देखिए, अगर एक स्टेट की हम बात करें, अगर सिर्फ हरियाणा स्टेट की बात करें, तो हरियाणा स्टेट में कई सारे शहर हैं, ठीक है ना, जैसे करनाल हो गया या फिर इधर अगर अम्बाला आ गया, तो वो कई सारे शहर हैं। तो अगर आप डिस्टेंस चेक करेंगे तो 50 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है वो। ओके, मतलब 50 किलोमीटर से एबव अगर डिस्टेंस है तो ईवे बिल बनना ही है, और हाँ, बिल का वैल्यू 50,000 से ऊपर होना चाहिए। हाँ, बिल का वैल्यू 50,000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये दो मैंडेटरी कंडीशन है। हाँ, ये दो मैंडेटरी कंडीशन है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप आउटसाइड द स्टेट वालों के लिए बना रहे हैं, आप विद इन द स्टेट वालों के लिए भी ईवे बिल बना सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। हाँ जी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बिल तब बनता है जब गाड़ी का वेट होता है जी, क्योंकि हमने जो लोड किया है वो हमारे जो ऑर्डर है उसके मुताबिक गाड़ी पे हमारा उतना वेट है या नहीं मटेरियल का जी, देन हम उसके बाद बिल बनाते हैं, और बिल कंप्लीट होने के बाद हमारा ईवे बिल बनता है जी। बट और गाड़ी का अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेट का जो मशीन होता है वो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे पे दूर है हमारा जो वेट करने का, उस कंडीशन पे अगर हम लोड गाड़ी बाहर भेजते हैं तो वो गाड़ी पकड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास ईवे बिल बना नहीं है, बिल की कॉपी बनी नहीं है। नहीं, ईवे बिल जब आप बनाएंगे तो वो आपको बिल के साथ ही बनाना है। आपकी गाड़ी चाहे लोड होने जा रही है, चाहे आपकी गाड़ी जो है अनलोड होने जा रही है, लोड होकर काटा होने जा रही है, ताकि हम पता कर सके कि हमने गाड़ी पे कितना वेट किया हुआ है। देखिए, वो तो आपको गाड़ी का जो वेट है वो आपको ईवे बिल के अंदर दिखाना जरूरी नहीं है। आपको ईवे बिल के अंदर जो है आपको गुड्स दिखाने हैं कि आप कौन से गुड्स जो है वो बेच रहे हैं। ईवे बिल के अंदर हमको वेट नहीं दिखाना रहता है, गुड्स दिखाना रहता है, बट बिल बनाने के लिए तो हमको वेट जरूरी है ना, कितना वेट है। देखिए, वो तो आपका इंटरनल है, वो तो आपको पहले से ही उसको लोड वगैरह करवा के तभी आप बिल जनरेट करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप
ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पहले को जो भी आप माल बना लेते हैं आप उसका वेट करे बिना ही आप बिल बना देंगे। पहले आप उसका वेट करेंगे, उसका जो भी है क्वांटिटी चेक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे आपने अभी जो बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर वेट का जो मशीन है वो नहीं है, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दायरे पे दूर है, उस कंडीशन पे वेट गाड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कांटे के लिए निकलती है बिना बिल के। बिना, देखिए वो जो कंडीशन आप बता रहे हैं ना वो अभी आगे आएगी। पहले मैं थोड़ा बेसिक वाला बता दूं, तो वही कह रहा हूं ना, जो आप कंडीशन बता रहे हैं वो अभी आगे आएगी ना, पहले बेसिक वाला तो बताने दीजिए ना। ठीक है सर। अब हम देखेंगे कि ईवे बिल बनाते कैसे हैं। ठीक है, ईवे बिल के अगेंस्ट आपको यहाँ पे जो पोर्टल्स पे है यहाँ पे काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ पे ईवे बिल है, देखिए फर्स्ट वाला, इसके अंदर है जैसे जनरेट न्यू, जनरेट बल्क। जनरेट बल्क का मतलब होता है कि अगर आपने एक साथ कहीं 10 ईवे बिल बनाने हैं तो यहाँ पे अगर आप वो फाइल JSON फाइल अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे वो फाइल उसके अंदर अपलोड होने के बाद सारी ईवे बना देगी। ठीक है, फिर है अपडेट पार्ट भी। ईवे बिल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट होता है, B पार्ट होता है। फिर है व्हीकल बल्क, अगर कोई भी आपकी जो व्हीकल है उसके अंदर 4 या 5 पार्टी का माल जा रहा है तो बल्क वाला जो है वो भी आप इसके अंदर दिखा सकते हैं। फिर चेंज टू मल्टी व्हीकल, अगर वहाँ पे एक व्हीकल से सेकंड व्हीकल में अगर वो पार्ट होने वाला है, वो शिफ्ट होने वाला है, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर एक्सटेंड वैलिडिटी, यानी कि अगर ईवे बिल आपका कहीं गलती से फंस जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें आप एक्सटेंड वैलिडिटी भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजा और माल जो है वो आपका ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गया, या फिर कोई बारिश होगी, या फिर कोई भी सड़क टूटने या कुछ भी किसी केस की वजह से आपका जो बिल है, आपका जो माल है वो डिलीवर नहीं हो पाया टाइमली, तो ईवे बिल की जो कंडीशन होती है वो होती है 1 दिन की। ठीक है, तो 1 दिन में अंदर आपको अपनी माल, जो गाड़ी का माल है वो आपको मूव करना पड़ेगा अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अगर आप सपोज आज शाम को अगर एक बिल बनाते हैं, एक ईवे बिल बनाते हैं, तो नेक्स्ट शाम तक आपका वो जो माल है वो मूव करना पड़ेगा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है ना। ईवे बिल देखिए बनाने का मकसद ये है कि जब भी वो गाड़ी को अगर रोकेंगे या जब भी वो गाड़ी की वेरिफिकेशन करेंगे तो जो भी बिल के अंदर वैल्यू दिखाई हुई है या जो भी GST नंबर दिखाया हुआ है, वो GST नंबर और जो वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए जो उसके अंदर माल है। अगर उसके अंदर माल कोई और निकल आया है, आपने कोई बिल के अंदर सपोज मान के चलिए आपने स्टील दिखाया है लेकिन आपका गाड़ी के अंदर जो माल निकल रहा है वो सीमेंट निकल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपके GST नंबर के ऊपर इंक्वायरी आ जाएगी। उसमें आपको मे भी शायद डिस्प्यूट भी हो सकता है या फिर पेनल्टी भी देनी पड़े। तो ईवे बिल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी ये माल जा रहा है ये बिजनेस से रिलेटेड जा रहा है, ये कोई भी ऐसी नॉन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है या फिर आप फ्री में माल इधर से मूव कर रहे हैं, आप मतलब कोई भी GST से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी माल अगर ऐसा बना रहे हैं तो आपको उसके अंदर ईवे बिल बनाना जरूरी है रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए। ठीक है ना, रजिस्टर्ड पार्टीज जो है वो बिना ईवे बिल के मतलब ऐसी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसके अंदर एक कंडीशन और है कि अगर आप सपोज GST नंबर जो आपने लिया है वो स्टील का लिया है, ठीक है ना, और लेकिन आप बेच रहे हैं सीमेंट और सप्लाई भी जो है वो आप सीमेंट कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने सीमेंट पकड़ लिया, ठीक है ना, और आपने बिल भी सीमेंट का बनाया, लेकिन जब वो GST नंबर चेक करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि नहीं आप तो सिर्फ स्टील बेचते हैं, तो सीमेंट कहाँ से आ गया, तो उस केस में भी आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी, आपका जो है GST नंबर कैंसिल भी हो सकता है या उसके ऊपर इंक्वायरी भी आ जाएगी। तो आपको ये चीज जरूर चेक करनी है कि जो भी सामान आप ईवे बिल के अंदर लिखेंगे वो ईवे बिल के अंदर आपका GST नंबर के अंदर भी वही सामान या वही एक्टिविटीज मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने कोई और सामान या एक्टिविटी मेंशन करवा दी तो उसमें आपका डिस्प्यूट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड है इसके अंदर कि आप जैसे कोई भी गन्स वगैरह ड्रग्स जो है ये सब नहीं बेच सकते हैं। कोई भी जैसे आप ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से देश के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, या आपने गन्स भी डाल दी है इसके अंदर या कोई ऐसे बॉम्ब्स डाल दिए, कुछ भी ऐसे डाल दिए, शराब जैसे डाल दी है, तो वो ऐसी चीज नहीं डाल सकते आप उसके अंदर। ठीक है, तो वो चीजें आपको जरूर चेक करनी है। ईवे बिल सिस्टम जो है वो इन्हीं चीजों के लिए बना है, इन्हीं चीजों को चेक करने के लिए बना। इसमें हम आगे आ जाते हैं। फिर अपडेट है ईवे बिल ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टर का नाम अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, वो ईवे बिल ट्रांसैक्शन बल्क, यहाँ पे भी बल्क में अगर करना है तो बल्क में हो जाएगा। कैंसिल करना है अगर अपने ईवे बिल तो कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। ये फिर है प्रिंट, और ये है ईवे बिल फॉर गोल्ड। ये गोल्ड वाला जो है ये बाद में बताऊंगा मैं, पहले हम देख लेते हैं कि ईवे बिल बनता कैसे। देखिए यहाँ पे क्लिक हो जाएगा जनरेट न्यू में।
जनरेट न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है आपको ऐसे नजर आएगी। ये है ई वे बिल एंट्री फॉर्म। ई वे बिल एंट्री फॉर्म का मतलब है कि जो भी सेल का बिल आपने बनाया है उसके बाद ही आप ई वे बिल बना सकते हैं। आप सोचें कि हम ई वे बिल पहले बना दें और सेल का बिल ना बनाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आपने सेल का बिल बना लिया है, फाइनल हो गया है, आपका गाड़ी जो है मूव करने लगी है आपकी डेस्टिनेशन से उस पार्टी के पास जहाँ पे वो माल पहुंचाना है या फिर जहाँ पे वो माल सेल करा है आपने, तब आप उस केस में क्या है साथ में ई वे बिल भी अटैच करेंगे। ई वे बिल अटैच करने के लिए यहाँ पे कंडीशन है फर्स्ट आउटवर्ड, सेकेंड है इनवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड और इनवर्ड में फर्क ये है कि आउटवर्ड मतलब आपका माल जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, और इनवर्ड का मतलब ये कि आपका जो माल है वो आपके पास वापस आ रहा है। सपोज आपने कोई भी एक पार्टी को माल बेच दिया तो लेकिन वो पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया वो माल, तो माल जब आपके पास वापस आएगा तो आप इनवर्ड वाला ई वे बिल भी उसके अंदर बना सकते हैं कि हाँ ये माल हमारे पास रिटर्न हुआ था, यही माल हमारे पास वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो बेसिक 80% यूज होता है वो होता है आउटवर्ड वाला। आउटवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है सप्लाई टाइप के अंदर, फिर सब टाइप। सब टाइप जो होता है यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इन चीजों का मतलब ये है कि आप जिस पर्पस से आप ई वे बिल बना रहे हैं या फिर जो भी आपका माल है वो जो मूव हो रहा है वो किस पर्पस से हो रहा है वो आपने यहाँ पे बताना है। देखिए फर्स्ट है सप्लाई। सप्लाई तो बेसिकली नॉर्मल जो सप्लाई आप करेंगे, कोई भी आपने माल बनाया है किसी पार्टी को भेजना है तो उसके अंदर अगर 50 किलोमीटर की कंडीशन है या 50,000 से ऊपर की कंडीशन है तो उसमें आपने सप्लाई क्लिक करना है। सेकंड है एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं उस माल को, जो भी डॉक तक वो माल जाएगा, तो डॉक तक माल जब जाता है तो डॉक तक आपके पास जो एड्रेस जो होगा वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है, ठीक है। जो भी पार्टी का एड्रेस नहीं होगा उसके अंदर जीएसटी नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इसलिए एक्सपोर्ट की ऑप्शन दी है। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि माल आपके गोडाउन से मूव करेगा और जो एक्सपोर्ट जो भी आपका जो डॉक है जहाँ से आपको माल आगे मूव करना है किसी और कंट्री के अंदर, वो जो बिल बनेगा ई वे बिल वो वहाँ आपके एड्रेस से लेके डॉक तक का बनता है, ठीक है। फिर वो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी कि क्या वो माल सही है या नहीं है, या फिर वो कोई इसमें कुछ गलत तो नहीं है, या फिर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी है उसके ऊपर या फिर कोई अदर ड्यूटीज लगनी है, तो वो सारी चीजें जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। फिर है थर्ड जॉब वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माल जो है हमारे पास आते हैं सिर्फ उसकी रिपेयर करने के लिए या फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के लिए। हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम उसको मतलब कुछ भी ऐसा कोई नई चीज नहीं बनाते हैं उसमें, ठीक है। वो हम लोग सिर्फ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर कुछ चेंजेस करते हैं। सपोज एक किसी पार्टी ने एक कोई भी जैसे कि बल्ब बनाया या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई सामान बनाया, सिर्फ उसके अंदर वायरिंग जो थी वो आपने करनी थी या फिर वायरिंग जो है वो टेस्ट करनी थी। तो वो वायरिंग टेस्ट करने के लिए आपके पास पूरा माल बना बनाया आएगा, लेकिन बस वो वायरिंग टेस्ट करनी है या फिर बल्ब के अंदर वो जो बल्ब के पार्ट्स हैं वो चेक करने हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो पार्ट को बोलते हैं जॉब वर्क। उसमें आपने बल्ब नहीं बनाया, आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी का सामान नहीं बनाया तो जेन्युइन पार्टी नहीं है जिसने फर्स्ट पार्टी नहीं बनाया वो, ठीक है। आपने जो उसके ऊपर काम करा है बस उसके ऊपर आपने पेंट किया है या फिर आपने उसको टेस्ट किया है या फिर आपने उसको चेक किया है कि सारा कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो वो सेम माल जब आपके पास रिसीव होता है तो वो जॉब वर्क के अगेंस्ट होता है, और जब आप उसको वापस भेजते हैं तब भी आप जो बिल बनता है उसके अंदर वो जॉब वर्क का बनता है, वहाँ पे सप्लाई का बिल नहीं बनता है, ठीक है। फिर थर्ड है SKD CKD लॉट्स। कोई भी अगर आपका जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वाले लॉट्स हैं, कुछ भी जैसे डिस्काउंटेड वाले लॉट्स हो जाते हैं जो अदर देन जैसे कहते हैं कि नॉर्मल वाले जो होते हैं, तो उसमें आपको ये वाला यूज करना है। फिर है रिसिप्टेंट नॉट नोन। अगर आप ई वे बिल बना रहे हैं लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं है कि जो भी पार्टी है वो कौन पार्टी है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, या फिर वो पार्टी जहाँ पे भी आप उसको ई वे बिल बना के दे रहे हैं वो उसके अगेंस्ट क्या फिर जीएसटी नंबर है भी या नहीं है, तब आप उसमें क्या करेंगे रिसिप्टेंट नॉट नोन, ठीक है। फिर है फॉर ओन यूज। फॉर ओन यूज में क्या होता है कि अगर आप अपने माल को एक गोडाउन से अपने दूसरे गोडाउन में मूव कर रहे हैं, पार्टीज दोनों आप ही हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास जीएसटी नंबर है, अगर उसका बिजनेस बड़ा है तो उसका जो माल है वो एक ही स्टेट के अंदर दो गोडाउन मिल जाएंगे आपको। एक गोडाउन जो है सपोज एक अंबाला में है, अगर सेकंड गोडाउन जो है वो कुरुक्षेत्र में है, थर्ड गोडाउन जो है वो पानीपत में है, फिर फोर्थ है जो करनाल में है। तो वो क्या कर रहा है, बस अपने माल को अपने एक गोडाउन से सेकंड गोडाउन में मूव कर रहा है। इसमें वो सेल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ही इसमें वो परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, इसमें बस वो अपने माल की मूवमेंट कर रहा है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में।
तो जब वो चीज करता है तो वहां पे वो उसके अंदर ई वे बिल बनाएगा तो वो फॉर ओन यूज बना सकता है। अगर वो 50 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है डिस्टेंस, तब आपको ई वे बिल उस कंडीशन में भी बनाना जरूरी है। अगर आप पास ही है, अगर 50 किलोमीटर से कम है, तब आप उसमें ई वे बिल ना भी बनाए तो चल जाएगा। ठीक है। फिर है एग्जीबिशन और फेयर्स। एग्जीबिशन और फेयर्स का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी माल आपने कहीं भेजा है सिर्फ सेल करने के लिए, सेल की एग्जीबिशन लगाने के लिए, आपको ये नहीं पता कि वो माल सेल होगा भी या नहीं होगा, या फिर वो माल बिकेगा भी नहीं बिकेगा, बस आपने सिर्फ अपने माल को एग्जीबिशन तक लेके गए हैं, वहाँ पे अपने जो भी है उसके अगेंस्ट लॉट जो है वो भी लगा दिए वहाँ पे। जो भी जैसे एग्जीबिशंस पे आपने देखा होगा कि चीजें लगी होती हैं, काफी हेवी चीजें भी लगी होती है उसके अंदर। अगर वो बिक जाती है जो भी, तो बिल्स वही के वही जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बिकती है तो वो जो माल है वो आपको वापस भी लेके आना होता है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि ये माल जो है बिका नहीं है, सिर्फ ये माल बिकने के लिए, एग्जीबिशन के लिए जो है, या फिर फेयर जो हो गया, मेले वेले के लिए जो है वहां पे जा रहा है। ठीक है। फिर है लाइन सेल्स। अगर लाइन सेल्स की मैं बात करूं तो लाइन सेल्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसी पार्टी जो जिसके अंदर अगर आप ये बात कहें कि जो उसकी एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी जो है प्राइवेट से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में क्या है वो लाइन सेल्स वाला जो है ऑप्शन आ जाएगी। ये वैसे बेसिकली बहुत कम यूज होती है लाइन सेल्स वाली, मैक्सिमम जो है वो यही वाली यूज होती है। और लास्ट है अदर्स। अगर आपको नहीं पता कि इनमें से कोई भी ऐसी सर्विस जो है वो हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आपको लगता है कि ये जो माल है हम जब भेज रहे हैं तो इनमें से रिलेटेड कोई नहीं है, तब आप उसमें अदर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तब वहां पे आप स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ ये माल जो है टेस्ट होने के लिए जा रहा है, या फिर ये माल जैसे अभी किसी ने कहा था कि कांटे के लिए जा रहा है अगर ये माल, तो अब आप उस केस में एक छोटा सा ई वे बिल बना सकते हैं 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, वहां पे अदर्स में डाल सकते हैं कि हाँ ये वेट होने के लिए जा रहा है माल, ताकि कोई भी बीच में जाके उसको रोके ना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगली लाइन में। सर अदर पे तो यहाँ पे ठीक है, अदर्स पे डाल सकते हैं, बट अदर्स पे बनाने के लिए हमको बिल नंबर तो चाहिए होगा ना सर? हाँ, बिल नंबर देखिए, अदर्स में अगर आप जब क्लिक करेंगे तो बिल नंबर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट नंबर। तो डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपने बिल ही जनरेट करना है, आप चालान पे भी माल भेज सकते हैं ना, चालान पे भी तो माल जाता ही है ना। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास परचेज ऑर्डर आएगा, ठीक है, या सेल ऑर्डर आएगा, जैसे हम लोग बनाते हैं। तो परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने ये माल बनाना है, ठीक है ना। अभी जब आपने माल बना दिया है तो ये इतनी क्वांटिटी का माल है कि आप इसको शिफ्टों में बना रहे हैं, ठीक है ना। सपोज 100 केजी बनाना था आपने, तो 25 केजी जो आपने फर्स्ट दिन में बनाया है, 25 केजी जो है नेक्स्ट दिन में बनाया है, 25 केजी उसके अगले दिन में, फिर 25 उसके अगले दिन में। तो उस केस में क्या होगा कि आपको भी मालूम है 100 केजी जो है एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप जो पार्टी कहती है कि हमें माल अर्जेंटली जरूरत है, तो आप माल तो भेज दीजिए, बिल बाद में रेज कर दीजिएगा। अब उस केस में क्या है, आप चालान के ऊपर माल उस पार्टी के अगेंस्ट भेज सकते हैं, ठीक है ना। ओके कोई नहीं, आप ये माल रख लीजिए, ये हमने चालान बना दिया। तो डॉक्यूमेंट नंबर में जो है वो चालान आ जाएगा, यहाँ पे चालान का नंबर आ जाएगा। फाइनल बिल जो है वो तो अलग बनेगा, फाइनल बिल जो है वो अलग बनेगा। ये क्लियर हो गया। आप चालान के थ्रू माल भेज दीजिए, उसके अंदर यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ चालान के ऊपर माल गया है, और फाइनल बिल जब आप बनाएंगे वो अलग बनेगा। सर ये जो एक्सपोर्ट वाला जो है उसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट पार्टी का एड्रेस नहीं देंगे क्या? नहीं, एक्सपोर्ट वाले में देखिए ऐसा क्लिक है कि अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट पार्टी जो होती है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, हाँ, उसके ऊपर जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी नाम देंगे तो उसका जीएसटी नंबर तो मिलेगा ही नहीं ना आपको। आप सिर्फ एक नाम देख सकते हैं कि हाँ इसको एक्सपोर्ट।